सवाल बीच में पूछना पूछ। अच्छा जी। देखिए बेटा, अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हम लास्ट टाइम 4 पीस डिस्कस कर रहे थे। 4 पीस में हम लोगों ने जो है ना प्राइस पढ़ लिया है। प्राइस के अलावा हम लोगों ने प्रोडक्ट पढ़ लिया है, प्रमोशन रहता है, और ये प्लेस है। तो प्लेस छोटा चैप्टर था, तो मैंने कहा स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले तो प्लेस का मतलब हम समझ लेते हैं। प्लेस का मतलब क्या है? वैसे प्लेस का मतलब होता है जगह। प्लेस का मतलब होता है कोई भी एरिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग में प्लेस का मतलब होता है, हम प्लेस से मुराद लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस से मुराद लेते हैं हम लोग एक्सेस। कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मेरी सेल ज्यादा हो, मेरा मकसद ये है कि क्या नाम है, मेरी जो भी प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक जाए। तो कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को एक्सेस कैसे करेगा? हाउ द प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। मैं प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट सेल कर दें। डायरेक्ट सेल करने का मुराद ये है कि आपने आजकल देखा होगा ऑनलाइन लोग कारोबार कर रहे हैं खाने पीने का। आप जो हैं वो जाते हैं पिज़्ज़ा मैक्स की क्या नाम है वेबसाइट पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और उनका राइडर आपको घर आके दे जाता है। एक तरीका तो ये। इसी तरीके से एक तरीका ये होता है ऐप प्रोडक्ट सेल करने का कि आप जो है क्या नाम है खुद नहीं सेल करें, खुद नहीं बेचें, अपनी प्रोडक्ट कहीं रख दें, रिटेलर के पास रख दें, होलसेलर के पास रख दें, और लोग होलसेलर के पास जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट हासिल करेंगे। तो प्लेस से मुराद हम ये ले रहे हैं। प्लेस से मुराद हाउ द कस्टमर विल एक्सेस अवर प्रोडक्ट। ये बहुत मैटर करता है। आप किसी भी तरीके से अगर सेल करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, जिसमें पूछना जरूरी है, जिसमें मालूमात देना जरूरी है। लाइक टेक्निकल प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक गाड़ी आप लेते हैं या कोई और इस तरह की कोई मशीनरी लेते हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पर अगर हम किसी और के थ्रू सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फायदा नहीं होगा कस्टमर को। खुद सेल करेंगे तो फायदा क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ताहा बेटा? मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा, जो मैं बात कर रहा हूँ? जी सर। अच्छा जी। सो हमारे पास किस तरीके से यानी प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सेस करता है? तो मेनली 4 के करीब हमारे पास चैनल हैं, 4 के करीब हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके जरिए कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को एक्सेस करता है। और उन 4 में सबसे पहला जो हमारे पास है वो कहलाता है, मैं आपको जरा रख देता हूँ सामने। सबसे पहला कहलाता है डायरेक्ट। एक मिनट में इसको बड़ा कर दूं। सबसे पहला चैनल क्या होता है? हम डायरेक्ट कस्टमर को क्या करें? सेल करें। डायरेक्ट सेल करने से क्या मुराद है? डायरेक्ट सेल करने से मुराद ये कि मैं ऑनलाइन सेल कर लूंगा। आपने ई कॉमर्स सुना होगा, ई कॉमर्स भी हमारा टॉपिक है, उसके प्रोज उसके कॉन्स वो भी हमारे कोर्स में है। तो डायरेक्ट से मुराद ये कि मैं कस्टमर को क्या नाम है, विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी मिडिल मैन, मैं डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर लूंगा। तो कैसे सेल कर सकता हूँ? वेबसाइट के जरिए सेल कर सकता हूँ, ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। ठीक है। अपनी शॉप्स भी ओपन करके, ब्रांचेस भी ओपन करके मैं सेल कर सकता हूँ। इस तरीके का क्या फायदा है? ये कहाँ यूज होता है? ये मोस्टली वहां यूज होता है जहां पेरिशेबल प्रोडक्ट होती हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट वो होती हैं जो, पेरिशेबल प्रोडक्ट क्या होती हैं ताहा बेटा? एनी आइडिया अबाउट पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो नॉन सर ड्यूरेबल? जिनकी लाइफ लाइफ जिनकी कम होती है। एक्सीलेंट। जिनकी लाइफ कम होती है, जैसे आप पिज्जा की बात कर लें, जैसे आप केक की बात कर लें। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जो भी हम पिज्जा सेल करते हैं, जो भी हम केक सेल करते हैं, हम डायरेक्ट इनके बिजनेस को एक्सेस करते हैं। लाइक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बॉम्बे बेकरी का केक आपने दाऊद सुपर मार्ट पे जाके लिया। ऐसा नहीं हुआ होगा। आप बॉम्बे बेकरी जाते हैं, वहां से जाके केक बाय करते हैं। आप जो है पिज्जा हट पे जाते हैं, वहां से जाके पिज्जा लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा कि पिज्जा हट का जो पिज्जा है आपने उठा के जाके क्या नाम है जावेद शॉप वाले से लिया हो। ऐसे नहीं हुआ होगा। तो ऐसी प्रोडक्ट जो पेरिशेबल होती हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, हम इसकी जो सेलिंग होती है डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट क्यों सेलिंग होती है? डायरेक्ट इसलिए सेलिंग होती है कि ये प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाती हैं, तो किसी और के थ्रू सेल करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, अगर हम बास प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि उनमें यानी बहुत हाई वैल्यू की प्रोडक्ट होती हैं, यानी बहुत महंगी प्रोडक्ट होती हैं। अगर वो भी हम क्या नाम है उसके जरिए सेल करते हैं, किसी इंटरमीडिएट के जरिए सेल करते हैं, तो वो अपने पैसे भी रखेगा। अपने पैसे रखेगा तो वो और महंगी हो जाएगी। तो इस वजह से भी क्या नाम है हम डायरेक्ट सेल करते हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा सा यानी कस्टमर को बाय करने में आसानी हो, अफोर्डेबिलिटी हो। अगर हम मिडिल मैन को इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी। इसी तरीके से
ये जो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग है, ये इसलिए भी आसान है कि आपको अलग से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी सिटी सेंटर में जाके बड़ी शॉप बाय करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल ये करना है, अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट ओपन करें, एक ऐप बनाएं, और लोग उस ऐप पे जाके ऑर्डर दें और अपने घर से बेचें। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कंप्यूटर सेल करते हैं, मोबाइल सेल करते हैं। दे आर नॉट इवन हैविंग अ शॉप। उनके पास कोई शॉप नहीं है, तो कोई रेंट का खर्चा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उनके घरों में सामान पड़ा हुआ है, और वो ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। बस ये है कि राइडर की कॉस्ट आ रही होती है, जो ये जब करते हैं, क्या नाम है, माल जब सेल करते हैं तो पोस्ट की कॉस्ट आती है, वो बेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास चैनल नंबर 1। ये पेपर में बहुत आता है कि हम अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो क्या फायदे होते हैं, पेपर में बहुत आता है। दूसरा हमारे पास चैनल है, चैनल नंबर 2। चैनल नंबर 2 में क्या होता है? चैनल 2 में ये करते हैं हम लोग, 1 मिनट की जगह मैं स्क्रीन सामने कर दूं। चैनल 2 में ये होता है कि हम डायरेक्ट सेल नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मार्केट थोड़ी बड़ी है और माशाल्लाह से हमारी कस्टमर की रेंज भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास माशाल्लाह हमारी बिजनेस की इमेज भी बहुत अच्छा हो गया है। अगर हम डायरेक्ट सेल करेंगे तो हर एक कस्टमर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ज्योग्राफिकल इश्यूज भी होते हैं। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, बाल दफा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऐसी होती है कि हर जगह कस्टमर भी आपके पास नहीं आ सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपके घरों में मिल्क आता होगा, आपके घरों में दूध आता होगा, तो आप लोग खुद नहीं जाते। दूध का जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो बाड़े वाला है। दूध का जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो बाड़े वाला है। आप बाड़े वाले के पास खुद नहीं जाते। बाड़े वाला क्या करता है, हमारे पास हैदराबाद में शॉप्स हैं, जैसे पूनम पे शॉप है, शाहीन डेयरी है, नागौरी है, बड़े बड़े शॉप्स हैं। बाड़े वाले क्या करते हैं, इनको आके दूध सेल करते हैं, और आप फिर इनसे दूध लेते हैं। अब ये जो सिस्टम है ना, इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है, रिटेलर को माल दे रहा है। रिटेलर वो पार्ट वो मिडिल मैन होता है जो डायरेक्ट कस्टमर को माल सेल करता है। रिटेलर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से माल बाय करता है, एंड दे सेल डायरेक्ट टू द फाइनल कस्टमर। फाइनल कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। सर, इसकी एक और एग्जांपल, आप लोग डॉन ब्रेड यूज करते होंगे, हमारे घरों में डॉन ब्रेड वगैरह इस्तेमाल होती है। तो डॉन ब्रेड कभी कंपनी से खरीदते हैं क्या? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कभी आपने ऐसा हुआ कि डॉन डॉन ब्रेड की फैक्ट्री गए हो, वहां से लिया हो, या बाहर शॉप से? नहीं। मोस्टली हम बाहर शॉप से लेते हैं। जो भी हमारे बाहर रिटेलर्स मौजूद होते हैं, हम उनसे जाके ले रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फैक्ट्री बहुत दूर होती है, और फैक्ट्री एक एक बंदे को माल सेल करे मुश्किल होता है। हाँ, ये होता है कि फैक्ट्री वाले ये करते हैं कि कभी कभार स्पेशल ऑर्डर आ जाते हैं। जैसे कोई इवेंट आ गया, तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस इवेंट के तौर पे लोग जाहिर है रिटेलर से खरीदेंगे, महंगा पड़ेगा, तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को एक्सेस कर लेते हैं। हम जब वेलफेयर का काम करते थे, तो वेलफेयर के काम में हमें ब्रेड वेड की जरूरत पड़ती थी, नाश्ता ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए। तो हम डायरेक्ट कंपनी के पास जाते थे, वहां से हमें माल सस्ता पड़ता था। वो उसी रेट पे देता था जो रिटेलर को देता था। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपकी सेल्स थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आप खुद सेल करेंगे तो ज्यादा लोगों को एक्सेस नहीं कर सकते। रिटेलर के जरिए आप अपनी, अगर क्वांटिटी प्रोडक्शन आपकी ज्यादा है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है, जब हम खुद सेल करते हैं ना, खुद, तो एक इशू आता है, वो ये आता है कि हाउ कस्टमर, वो प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए हम टीसीएस यूज करते हैं, उसके लिए हम फेडेक्स यूज करते हैं, हमारे पास जो भी पार्सल सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, हम वो यूज करते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो एक बड़ा इशू आ जाता है कि लाइक मैंने एग्जांपल दी थी एक बार कि मुझे एक बुक चाहिए थी मालदीव से। मालदीव से बुक चाहिए थी, तो उस बुक की कॉस्ट थी 4,000। उस बुक की जो कॉस्ट थी वो 4,000 थी, लेकिन वो बुक मुझे पड़ी 12,000 रुपए की। ठीक है, वो अलग बात है, टीचर ने फ्री में दे दी मुझे, सारी कॉस्ट खुद बेयर की। लेकिन 8,000 वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फ्रॉम मालदीव टू पाकिस्तान बाय एयर। तो बाज दफा ऐसा होता है कि जब आप खुद एक प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और बाय पोस्ट सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें ये इशू होता है कि वो जो राइडर की कॉस्ट है, जो पोस्ट पार्सल की कॉस्ट है, अगर कस्टमर बेयर करता है तो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। आप बेयर करते हैं तो फिर इतना फायदा नहीं होता। तो बाज दफा हम रिटेलर के पास इसीलिए भी जाते हैं कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, ये हमारी कम से कम हो जाए। तो जितने ज्यादा मिडिल मैन यूज करेंगे, उतनी हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को क्या होगी, कम होगी। अब आते हैं हमारे पास तीसरा चैनल है, जो कि है होलसेलर। होलसेलर बेटा क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट होलसेलर? अच्छा, जो ये आईफोन के नाम से हैं, काइंडली अपने ओरिजिनल नेम से हैं बेटा। जो आईफोन के नाम से आए, काइंडली अपने ओरिजिनल नेम से हैं। आजकल आईफोन का हर जगह चर्चा हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी आपके नाम की वैल्यू ज्यादा हो बजाय आईफोन के। कहा बेटा?
मैंने सवाल पूछा कि होलसेलर क्या होता है। रिटेलर तो मैंने बता दिया कि वो फाइनल कस्टमर को माल सेल करता है, और मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से माल बाय करेगा। जी सर, ये वो होता है जो बल्क को ब्रेक करता है डायरेक्ट उस कंपनी से लेकर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, आप सही फरमा रहे हैं। इसका इसका आप अगर नाम देखें ना, होल सेलर। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर रिटेलर की तरह ही होता है वो, मतलब वो भी कंपनी से माल बाय करता है। रिटेलर जो है ना, उसकी मार्केट कम होती है। मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, और हर रिटेलर का एरिया अलग होता है, तो उसकी सेल इतनी नहीं होती। और ना ही वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि बड़ा बड़ा गोदाम ले उसको मैनेज करे, क्योंकि माल अगर ज्यादा सेल खरीदेंगे ना, तो रखना होगा, इतनी जल्दी सेल तो नहीं होगा। तो और वो शहर के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें होती हैं। तो रिटेलर क्या करता है? कम माल खरीदता है। ठीक है। तो इसमें इशू ये आ जाता है कि क्या नाम है, जब वो कम माल खरीदता है तो कंपनी क्या करे? कंपनी अगर अपनी सेल ज्यादा करना चाहती है, और बाज दफा एक और इशू आता है, वो ये आता है कि अगर मैं सिर्फ रिटेलर को सेल करूं, तो हैदराबाद में 100 के करीब रिटेलर्स हैं, कराची में 200 के करीब, बल्कि ज्यादा होंगे, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 के करीब हैं, सक्खर में 100 के करीब हैं, जगाबाद में 50 के करीब हैं। इन सारे रिटेलर का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि हम प्रॉपर इनवाइसेस बनाते हैं, बिल बनाते हैं, रिकॉर्ड रखना, उसको मैनेज करना, उनको जाके माल पहुंचाना, ये एक बड़ा मतलब यानी बहुत हैक्टिक काम हो जाता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का काम हो जाता है। तो जो अच्छी कंपनीज है, जिनका मार्केट में नाम है, जिनकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है, फॉर एग्जांपल पेप्सी ले लें आप। पेप्सी वाइडली सेल होती है, हर जगह यूज होती है ड्रिंक के तौर पे। स्लाइस जूस ले लें, हर जगह यूज होता है। एक्वा ले लें, नेस्ले ले लें, ये चीजें जो है ये वाइडली यूज होती हैं, मतलब मास लेवल पे यूज होती हैं, यानी एक शहर में नहीं, कई शहरों में यूज होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डायरेक्ट रिटेलर को माल सेल नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? होलसेलर पूरे एरिया के अंदर, एक मतलब बड़ी शॉप होती है, वो शहर के अंदर नहीं होगी वो, इनकी फिर अलग रेंज होती है, अलग सिस्टम होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? होलसेलर को माल सेल करते हैं बल्क में, हेवी क्वांटिटी में माल सेल करते हैं। मतलब होलसेलर साल साल का माल खरीद रहा होता है, 2 2 साल का माल खरीद रहा होता है, ऐसे होलसेलर्स भी हैं। ज्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे चावल वगैरह का काम देखें, जो चावलों का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं, कभी आप जाएं, टावर मार्केट हमारे पास मशहूर है होलसेलर के हवाले से। तो इनके पास 2 2 साल का, 3 3 साल का माल पड़ा होता है। ये इतने हैवी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, क्योंकि इनके पास गोदाम होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। दूसरा, इनके पास पैसा भी होता है, और ये पूरा पैसा एक ही चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि चावल में इन्वेस्ट कर दिया। अब होलसेलर क्या करता है? ये हैवी क्वांटिटी में माल खरीदता है, और फिर बाद में, यानी जैसे जैसे रिटेलर आता जाता है, उनको माल सेल करता रहता है। इसके लिए एक वर्ड होता है, ब्रेकिंग द बल्क। ब्रेकिंग द बल्क। कंपनी हैवी क्वांटिटी में माल रिटेलर को सेल नहीं कर सकती। तो आपका होलसेलर क्या करता है? हैवी क्वांटिटी में माल खरीदता है, और इसे पता है रिटेलर की बाउंड्रीज हैं, तो रिटेलर को थोड़ा करके सेल कर रहा होता है। रिटेलर के साथ मसला ये होता है कि अगर वो ज्यादा माल खरीदेगा तो पैसे कहाँ से देगा, अगर सेल नहीं होगी। तो वो उतना ही खरीदता है जितना उसको लगता है कि मैं इसके पैसे मैनेज कर सकता हूँ। वो ज्यादा पैसे फंसाना नहीं चाहता। ये एक इशू होता है। तो होलसेलर के जरिए कंपनी को बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, और उस बल्क को ब्रेक करके आगे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। तो कंपनी की हैवी स्टॉक जो है वो ओवरकम हो जाता है। अनस बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, अच्छा ये जो एडवांटेजेस है, ये एक बड़ा, मैं एक मसला बता दूं, पेपर में एक इशू बड़ा आएगा, वो आपके साथ ये आएगा। एक होता है एडवांटेजेस टू द कंपनी, या एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर, एडवांटेजेस टू द मैन्युफैक्चरर्स। ये जो बुक में लिखे गए ना एडवांटेजेस, ये मैन्युफैक्चरर के हैं। एग्जामिनर ने बोला था एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब एक ये भी होता है कि जब आप सवाल को पढ़ें, लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा, एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर फॉर अ मैन्युफैक्चरर। तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग होलसेलर, ठीक है, फॉर अ मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर को क्या एडवांटेज होंगे, तो इसको सामने रख के पॉइंट बताना, फैक्ट एंड फिगर्स बताना, ये एप्लीकेशन में आता है। तो पेपर में सवाल आ गया, एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू होलसेलर फॉर अ कस्टमर। अब ये थोड़ा क्या हो गया, ये अब डाइवर्ट हो गया, अब ये कस्टमर की बात कर रहा है। तो ये बड़ा ख्याल करना है कि पेपर में जब भी, बिजनेस में बड़ा मसला ये होता है कि सवाल को सही से रीड करें। अगर लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो प्रोडक्शन फॉर कस्टमर, ये अलग चीज है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉइज, ये अलग चीज है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो प्रोडक्शन फॉर कंपनी, ये एक अलग चीज है। तीनों अलग अलग सवाल हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से।
तो इस चीज का आपने बेटा ख्याल करना है। तो यहाँ ये होलसेलर के बारे में लिखा हुआ है, तो ये जो एडवांटेजेस हैं ये मैन्युफैक्चरर के बताए गए हैं। तो मैन्युफैक्चरर को क्या एडवांटेज होता है? पहली बात, मैंने चावल बनाए, मेरी एक मिल है, मैं राइस मिल है मेरी, तो मेरे पास इतना बड़ा गोदाम नहीं होगा कि मैं 2-2 साल का, 3-3 साल का, वैसे होता है इतना बड़ा गोदाम, कंपनी जैसी होती है कि वो 3-3 साल का माल स्टॉक करती है। चावल तो एक ऐसी चीज है कि जितना पुराना होगा उतना आपको फायदा होगा, तो ये करते हैं, एजिंग करते हैं उसकी। तो कंपनी के पास जब माल तैयार हो जाता है तो इतनी बड़ी जगह नहीं होती कि माल को स्टॉक कर सकें। तो वो क्या करते हैं, जब वो होलसेलर के थ्रू माल सेल करते हैं तो उनकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बड़ा एडवांटेज कंपनी को ये होता है। डायरेक्ट सेल करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी, और होलसेलर के जरिए सेल करेंगे, जितने ज्यादा मिडिल मैन को इन्वॉल्व करेंगे उतना आपको एडवांटेज होगा। दूसरा कंपनी को एडवांटेज ये होता है कि क्या नाम है, कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं कि जो क्या नाम है जल्दी, यानी शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट हो, तो होलसेलर के पास जाएगी तो वो सेल हो जाएगी। आपके पास पड़ी रहेगी तो सेल होने में टाइम लगेगा। अगर आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। होलसेलर को सेल करेंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी निकाल देगा। जैसे कि हमारे पास लेस चिप्स हो गया, जूस हो गया, ये जूस जितने भी होते हैं ना, इनके आगे लाइफ लिखी होती है, इनकी लाइफ साल 2 साल इतनी होती है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्या नाम है, एक चौथा चैनल है जो कि हमारे पास कहलाता है थ्रू सेलिंग थ्रू एजेंट। एक मिनट सबर कीजिएगा, ये स्क्रीन शो हो जाए। यहां तक बेटा कोई सवाल? अब्बास बेटा, अब्बास हमारे एक बेहतरीन साथी हैं। अच्छा, चैनल 4 क्या है? चैनल 4 ये है, अगर आप अपने इलाके के अलावा किसी और इलाके में सेल करते हैं, लाइक मेरा बिजनेस हैदराबाद में है, तो हैदराबाद के बिजनेस को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। हैदराबाद में जो भी सामान सेल करना है वो मैं देख सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। सो हैदराबाद के अंदर जो है क्या नाम है, मैं अपनी प्रोडक्ट जो है इजीली सेल कर सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी प्रोडक्ट कराची के जरिए सेल करूंगा, या मैं कराची में प्रोडक्ट बेचूंगा, या फिर मैं दुबई के अंदर या मैं रशिया के अंदर सेल करूंगा, तो वहाँ एक इशू आता है, वो बड़ा इशू ये आता है। चलो पाकिस्तान के बारे में मुझे पता है, अगर मैं पाकिस्तान में सेल करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की नॉलेज है, कैसे कस्टमर है, क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा, मार्केट डेवलपमेंट। एनी आइडिया अबाउट मार्केट डेवलपमेंट? आपने भी पढ़ा होगा एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज, उसमें हम क्या करते हैं, न्यू मार्केट को टारगेट करते हैं। तो उसमें कुछ रिस्क आते हैं, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। जब भी हम नई मार्केट जाते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। तो वो इश्यूज के बारे में ताहा बेटा कोई आइडिया दे सकते हो कि क्या इशू आएंगे जब हम किसी न्यू मार्केट को टारगेट करेंगे? सर उनके कल्चर्स का नहीं पता हो। एक्सीलेंट, उनके कल्चर का नहीं पता होता, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता होता। ठीक है ना, आप खाने पीने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप यकीन करें, यानी मुझे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन, वो प्रोडक्ट अगर यूरोप में सेल होती है तो उसकी स्पेसिफिकेशन देखो। यानी अभी हमारे पास अभी आजकल रूह अफ़ज़ा यूज होगा, ठीक है ना, खाने पीने में जामे शीरी शरबत वगैरह के तौर पे यूज होगा। अभी एक है मशरूब मगरिब, एक है मशरूब मशरिक, मशरूब मशरिक का यूज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक चैनल देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि रूह अफ़ज़ा में क्या क्या मिला हुआ है। तो उन्होंने बकायदा, यानी ये प्रोडक्ट जब यूरोप जाती है तो उसकी स्पेसिफिकेशन दिखाई। तो पाकिस्तान की स्पेसिफिकेशन में और वहां की स्पेसिफिकेशन में बहुत फर्क था, प्रोडक्ट एक ही थी। रीजन क्या है कि वहां के लॉज बहुत सख्त हैं। मतलब वो बोलते हैं कि भाई इसमें जो आप कलर सेंसिटाइजर यूज कर रहे होते हैं वो भी बताएं, जो केमिकल यूज करते हैं वो भी बताएं। तो एक केमिकल है E129 या 290 जो उसमें यूज होता है, वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों के अंदर जो है वो स्ट्रेस पैदा होता है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। यानी कहते हैं 12 साल के बच्चे तक, यानी वो नहीं मिलना चाहिए। वो ई के नाम से एक कोड है, 290 या 129 कोड है, जो इनके अंदर यूज किया जाता है, इन सारी ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। तो ये आप यकीन करें, ये जब यूरोप में सेल करते हैं तो ये वो उसको यूज नहीं करते, उसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं स्पेसिफिकेशन पूरी शो करो, बहुत सख्ती है। इसी तरीके से हमारा आम जब बाहर एक्सपोर्ट होता है, कनाडा जाता है, अभी आम का मौसम आएगा, आप लोग आम खाएंगे। तो अभी रोजा लगा हुआ है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ज्यादा खाने पीने के बारे में। तो वो जो आम हमारा यूरोप जा रहा होता है उसके बारे में आता है कि वो उनकी वो होती है कि भाई स्पेसिफिकेशन होती है कि 300 ग्राम होना चाहिए, और इस तरह का आम होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसके बारे में मेंशन होती हैं। तो जब आप न्यू मार्केट में जाते हैं तो जैसे ताहा ने कहा कल्चर का मसला आ सकता है, ताहा ने कहा कि भाई सर मसला ये आ सकता है हमारे साथ कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता होगा, हमारे पैसे फंस सकते हैं।
तो और दूसरी बात, मुझे वहां की मार्केटिंग नहीं पता, वहां मार्केटिंग कैसे करनी है, वहां होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, वहां की लैंग्वेज का मसला आ सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हम न्यू मार्केट डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां के लोकल बंदे को हायर करते हैं कमीशन पे, वहां के लोकल बंदे को कमीशन पे हायर करते हैं, और उसको कहते हैं कि मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरा यहाँ माल सेल करें। इसको हम कहते हैं एजेंट। हमारे पाकिस्तान का मार्बल जा रहा होता है बाहर, उसमें ये यूज होता है। हमारे पाकिस्तान के शान मसाले बाहर जाते हैं, उसमें यूज होता है। हमारे पाकिस्तान की सब्जी फ्रूट जा रहा होता है बाहर, उसमें ये यूज होता है। हमारा कपड़ा बाहर जाता है, उसमें ये यूज होता है। तो पाकिस्तान का फैब्रिक बहुत मशहूर है। तो आगे जाके फिर वो होलसेलर से ही सेल होता है। आगे एजेंट क्या करता है, उसकी मर्जी है। अगर हमारी प्रोडक्ट की सेल कम है तो वो रिटेलर के जरिए सेल करेगा या खुद सेल करेगा। अगर हमारी प्रोडक्ट माशाल्लाह अच्छी सेल हो रही है तो वो एजेंट के थ्रू सेल करेगा, वो होलसेलर के थ्रू सेल करेगा। इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि एजेंट वहां का लोकल बंदा होता है, उसके पास वहां की लोकल नॉलेज होती है, और वहां की उसको लॉस का, रेगुलेशन का, हेल्थ एंड सेफ्टी का पता होता है। तो हमें मतलब यानी रिफंड का सामना नहीं करना पड़ता, रिटर्न्स कम होती हैं, ये इश्यूज हमारे सामने नहीं आते। यहां तक बातें क्लियर है? ये हमने 4 चैनल्स गो थ्रू किए प्लेस के। यहां तक ताहा बेटा, अब्बास बेटा, बातें क्लियर हैं ताकि मैं आगे जाऊं? जी सर, क्लियर। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि सर पेपर में इसके सवाल कैसे आते हैं। पेपर में एक सवाल आएंगे एडवांटेजेस के, डिसएडवांटेजेस के। तो उसमें आपके जहन में कुछ बातें होनी चाहिए। स्टोरेज कॉस्ट नंबर 1, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नंबर 2, प्रॉफिट मार्जिन नंबर 3, एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। जैसे अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपको फीडबैक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। होलसेलर के जरिए सेल करेंगे तो फीडबैक उतना कम हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन, डायरेक्ट सेल करेंगे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब यानी सेल्स, एक प्रॉफिट दो होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मार्जिन कि मैं 1 मिनट पे कितना कमाता हूँ, एक होता है ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये ख्याल करना है, पेपर में ये मत लिख कर आना कि अगर मैं डायरेक्ट सेल करूंगा तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये फिर मैटर करता है। अगर आपके होलसेलर के जरिए सेल करेंगे, सामान ज्यादा बिकेगा, तो वहां फिर प्रॉफिट ज्यादा होता है। और एक होता है प्रॉफिट मार्जिन कि मैं 1 यूनिट पे कितना कमाऊंगा। जैसे नेस्ले की बोतल है, अगर हम डायरेक्ट सेल करें, 10 रुपए की मुझे पड़ती है, तो मैं अगर डायरेक्ट सेल करूंगा तो 50 की बिकेगी, तो 40 का मुनाफा होगा। लेकिन जब मैं रिटेलर के जरिए सेल करूंगा, होलसेलर के जरिए सेल करूंगा, तो वो अपना मुनाफा भी रखेंगे। सेल तो कस्टमर को 50 रुपए की करेंगे, लेकिन वो कुछ पैसे अपने भी रखते जाएंगे, तो फिर मुझे कम मिलेंगे। तो ये ख्याल करना, वर्डिंग बड़ी मैटर करती है, प्रॉफिट मार्जिन। इवन हम जब रेवेन्यू वर्ड यूज करते हैं और सेल्स वर्ड यूज करते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। सेल्स का मतलब होता है क्वांटिटी। जब आप लिखते हैं ना देयर इज इंक्रीज इन सेल्स, इसका मतलब है इंक्रीज इन क्वांटिटी। अगर आपने पेपर में जाके लिखा कि अगर हमने प्राइस बढ़ाई, देयर इज इंक्रीज इन सेल्स, ये अच्छा वर्ड नहीं है, अच्छा जुमला नहीं है। क्योंकि आप सबने पढ़ा है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। क्वांटिटी की सेल्स क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी सेल्स ज्यादा होगी, बल्कि हमें ये लिखना चाहिए, अगर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, तो मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगा मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। आपने अकाउंटिंग में देखा होगा, हम जब अकाउंटिंग में आईएएस बनाते हैं, हम सेल्स नहीं लिखते, हम रेवेन्यू लिखते हैं। ठीक है, एग्जामिनर ने ये कहा हुआ है, इसकी जगह रेवेन्यू लिखा करो, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट, और सेल्स का मतलब है क्वांटिटी। तो ये वर्डिंग बड़े मैटर करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, और बाकी चैनल यूज करूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है कि मेरी क्वांटिटी कितनी सेल होती है। इसी तरीके से स्टोरेज कॉस्ट, डायरेक्ट सेल करूंगा तो ज्यादा आएगी, क्योंकि मुझे स्टोर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा जब तक माल बिके। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, खुद सेल करूंगा तो वो ज्यादा आएगी। अब वो कौन बोन करता है, कस्टमर या मैं? और इसी तरीके से कंट्रोल, मैं चाहता हूँ मेरा माल कोई कॉपी नहीं करे, मेरे पास मेंटेन हो, और क्या नाम है, पैकेजिंग भी मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कंट्रोल आपका रहे, तो फिर आपको डायरेक्ट सेल करना चाहिए। वरना होलसेलर को सेल करेंगे तो वो अपने हिसाब से प्राइस भी चेंज कर देते हैं, समटाइम पैकिंग करके अपने हिसाब से चीजें सेल करते हैं, ब्लैक में भी चीजें जा रही होती हैं। ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन का मैंने आपको बता दिया। तो अब जरा चलते हैं कि पेपर में सवाल आ गया कि भाई, कि एक सवाल आ सकता है कि हम खुद सेल करें या होलसेलर के जरिए सेल करें, खुद सेल करें या होलसेलर के जरिए सेल करें। तो कुछ फैक्टर्स हैं, वो आपके सामने होने चाहिए। वो फैक्टर मैं आपको जरा अभी शो करता हूँ, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। ये नहीं लिखे होंगे यहाँ पे, तो काइंडली ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें देखने चाहिए। वो फैक्टर है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये कॉमर्स की बुक है। सबसे जो पहली चीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है हु द प्रोडक्ट इज फॉर।
मैं प्रोडक्ट जो है वो किसको सेल कर रहा हूँ। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, एक होता है हमारे पास कंज्यूमर। अगर मैं प्रोडक्ट ऐसी बनाता हूँ जो कैपिटल गुड है, मैं मशीनरी बनाता हूँ। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े टेक्सटाइल मिलें मशीनरी यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास जो क्या नाम है, ये जो है फिल्टर प्लांट वाले हैं, ये फिल्टर प्लांट लगाते हैं मतलब। तो आपको क्या ख्याल है, फिल्टर प्लांट रिटेलर के पास जाके मिलता है? नो सर। फिल्टर प्लांट अगर आपने लेना है ना, डायरेक्ट कंपनी के पास जाना पड़ता है। क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो जो कम लोग खरीदते हैं, और है भी हाई वैल्यू गुड। और इसमें बताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, वारंटी के इश्यूज भी होते हैं। तो ये कंपनी खुद सेल करती है। तो अगर हम बात करते हैं हैवी मशीनरी की, जैसे क्रेन हो गई, जैसे कि हमारे पास टेक्सटाइल मिल वाले बड़ी बड़ी अरबों रुपए की मशीनरी यूज करते हैं, तो हमारे पास इंडिया है, जापान है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी सेल करती हैं। तो वो डायरेक्ट सेल करती हैं। हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, जैसे वॉल्स आइसक्रीम है, जैसे हमारे पास स्लाइस जूस है, जैसे पेप्सी है, तो ये कैसे सेल होगा? ये एजेंट के थ्रू, होलसेलर के थ्रू सेल होगा। इसी तरीके से हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट होती है, एक है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक होती है ड्यूरेबल, जो खराब नहीं होती, बहुत देर तक रहती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया। और एक होती है हमारे पास पेरिशेबल, जो जल्दी खराब हो जाती है। तो मुझे आप लोग बताएं, अगर मैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ड्यूरेबल जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया, तो मैं किसके थ्रू सेल करूंगा? मेरे लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि देर से सेल होती है, स्टोर करना पड़ता है। अगर मैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं किसके थ्रू सेल करूंगा? सर वो जो फोर्थ तरीका है, फोर्थ होलसेल तरीका। रिटेलर दोनों। हाँ, रिटेलिंग, शाबाश बेटा, आला। ये कहाँ चला गया? चले। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि माइट डिक्टेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बेटर सोल्ड डायरेक्ट टू द फाइनल यूजर। अगर आपको लगता है कि अगर मैं इसको चैनल के जरिए यूज करता हूँ तो ये प्रोडक्ट बहुत महंगी हो जाएगी या मुझे मुनाफा कम होगा, तो उस सूरत में फिर आप क्या नाम है, डायरेक्ट सेल की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास कई लोग हैं जो एज अ सोल ट्रेडर काम कर रहे हैं, मतलब घर पे बैठ के मोबाइल सेल कर रहे हैं, घर पे बैठ के डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उन सबको पता है कि हम किसी और को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उनको कमीशन देना पड़ेगा। उसमें ये है कि कुछ प्रॉफिट उनको किसी और को देना पड़ेगा। तो उनकी बिजनेस की लिमिटेड रेंज है, बिजनेस की सेल्स लिमिटेड है, तो वो खुद सेल करते हैं। उसके बाद है ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आपकी मार्केट फैली हुई है, कस्टमर फैला हुआ है, तो खुद सेल करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आएगा, ट्रांसपोर्ट का मसला आएगा आपको। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप क्या जाएं, होलसेलर की तरफ जाएं, रिटेलर की तरफ जाएं। अगर आपका बिजनेस हैदराबाद में है तो बेस्ट इज रिटेलर। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, काफी सेल्स ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह आपकी, तो आप क्या नाम है, होलसेलर की तरफ जा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। Highly specialized or technological item may require direct contact between the producer and the customer। इसका क्या मतलब है? एनी आइडिया? कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजिकल आइटम सेल कर रहे हैं तो उसमें हमें डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होगा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का, इसका क्या मतलब है? सर क्योंकि वो टेक्निकल होता है प्रोडक्ट, तो बताना पड़ेगा डायरेक्ट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल, तो जैसे हमारे पास जो आप फिल्टर प्लांट वगैरह जो घरों में लग रहा होता है, या घरों में कोई मशीनरी आप लगा रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ये है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो मार्केट में नए से नए आइटम निकाल रहे होते हैं। बिजली बचाने के लिए आइटम निकाल रहे होते हैं, पानी को फिल्टर करने के लिए आइटम निकाल रहे होते हैं। तो उसमें कस्टमर को पूरा बताना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है, गाइडेंस देनी पड़ती है। तो उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर, वैसे इसमें डिपेंड करता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो, जैसे सैमसंग हो गया, एलईडी वगैरह हो गई, इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये इतनी टेक्निकल नहीं है। और इसमें ये लोग ये सीन ये करते हैं कि लाइसेंसिंग करते हैं। लाइसेंसिंग ये होती है, किसी और के हवाले कर देते हैं कि भाई तुम इनको नॉलेज देते रहना। तो वो लोग फिर उनको नॉलेज देते रहते हैं। तो ये फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ये आगे हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में टॉपिक आएगा, लाइसेंसिंग क्या होती है, हम वहां देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है और आपने कोई टेक्निकल आइटम निकाला हुआ है और मार्केट में वो न्यू है, यानी पुरानी नहीं है, एलईडी पुरानी चीज है, तो मार्केट ऐसी पुरानी चीज है, अगर वो मार्केट में न्यू है बिल्कुल, तो उसके अंदर फिर आप क्या नाम है, आपको खुद डायरेक्ट करना होगा, वरना आपकी सेल इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आ गया स्कोप ऑफ द रिटेलर। Where the order of the retailer are sufficiently large, the need for a wholesaler become unnecessary and delivery direct to the retailer more practicable। इसका मतलब क्या है? अगर आपका माल रिटेलर के जरिए सेल हो जाता है और रिटेलर अच्छी सेल करके दे देता है, तो आपको फिर होलसेलर की जरूरत नहीं है। अब ये एक नई चीज है। इसमें मैं आपको जरा बताऊं, आपने एक चीज सुनी होगी, लार्ज रिटेलर। रिटेलर भी दो होते हैं, एक होता है मगरमच्छ, मार्केट का सबसे बड़ा रिटेलर, मतलब सबसे ज्यादा उसकी सेल होती है। तो कोई आइडिया है इसका कि लार्ज रिटेलर से क्या मुराद है?
लार्ज रिटेलर से क्या मुराद है, इसमें फिर ये होता है कंपनी होलसेलर को नहीं देती, डायरेक्ट रिटेलर को माल देती है, क्योंकि वो अकेला ही इतनी सेल कर जाता है कि जो सारे क्या नाम है रिटेलर मिलके नहीं कर सकते। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं, आपने आजकल बड़े बड़े चेन स्टोर सुने होंगे, चेजअप सुना होगा, इम्तियाज सुना होगा, दाऊद सुना होगा, मैक्स बचत सुना होगा। ये बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, यानी पूरे पूरे शहर को ये माल सेल कर रहे होते हैं, और उनकी पूरी चेन बनी हुई होती है, तीन तीन ब्रांचेस, पांच पांच ब्रांचेस एक शहर में होती हैं। तो कंपनी को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि असल में सीन क्या होता है, इनके पास हर चीज होती है, और फिर कन्वीनियंस भी होती है, मतलब कस्टमर अपनी पसंद की चीज ला के यानी अपने हिसाब से ले रहा होता है चीजें, और उसके अलावा प्राइसेस भी इनकी डाउन होती है, तो कंपनी को पता है मेरी सेल खूब होनी है। तो कंपनी यहाँ क्या करती है फिर, जरूरी नहीं है वो होलसेलर को दे, वो फिर डायरेक्ट इनको माल सेल करती है, ताकि हमारी क्या हो, सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपकी प्रोडक्ट जो है क्या नाम है, आपको लगता है कि अगर मैं होलसेलर को दूंगा, होलसेल रिटेलर को देगा, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मुझे बेयर करना पड़ेगा, ज्यादा मुझे नुकसान होगा, आप लार्ज रिटेलर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर। डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में और भी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी यहाँ कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट, ये हम आपको बता चुका हूँ, कि जैसे अगर आप डिफरेंट चैनल यूज करेंगे तो आपकी वो क्या नाम है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है ना, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, मास मार्केट में काम कर रहे हैं, नीश मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी होती है। मास मार्केट में कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट तो हर कोई डिमांड कर रहा है, तो उसमें बेस्ट होता है कि हम होलसेलर के थ्रू जाएं। कस्टमर प्रेफरेंस, प्रोड्यूसर प्रेफरेंस, तो अगर आप चाहते हैं आपका कंट्रोल रहे प्रोडक्ट पे, ये पहले ही बता चुका हूं, तो फिर आप खुद सेल करें। अगर कस्टमर को क्या नाम है इजी है, कस्टमर को आसानी है, वो आपको एक्सेस नहीं कर सकता, आप दूर पड़ते हैं, तो इसमें आप क्या नाम है डिफरेंट चैनल यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके सवाल फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अब्बास बेटा, ताहा बेटा, अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में और भी चीजें दी हुई हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखती, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो, आप पढ़िएगा जरूर। नहीं समझ में आ रही हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, एक टॉपिक हमारा रहता है ई कॉमर्स, मुझे वो डिस्कस करना था, ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है, और इसका ताल्लुक भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। तो ई कॉमर्स आप पढ़ लीजिएगा। ई कॉमर्स में ये पढ़िएगा कि ई कॉमर्स क्या अपॉर्चुनिटीज देता है, और ई कॉमर्स से क्या थ्रेट्स क्रिएट होते हैं, ये आपने क्या नाम है गो थ्रू करना होगा। तो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के क्या थ्रेट्स होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और थोड़ा डिस्कस करेंगे अगर आप बाहर मुल्क जाते हैं बिजनेस करने, जैसे भी मैंने बताया मार्केट डेवलपमेंट, तो क्या इश्यूज आते हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होती है, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा।